हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइको ज्ञान यूट्यूब चैनल। इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पर्सनैलिटी को कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, और उनमें हमने जो जैविकीय कारक होते हैं उनको देखा था। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे कौन से कारक हैं जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे वातावरणीय कारक। वातावरणीय कारक कौन से होते हैं? जैसे कि हम शब्द से ही पहचान सकते हैं कि वो कारक जो हमारी वातावरण में उपस्थित रहते हैं उन्हें हम वातावरणीय कारक कहते हैं। बच्चा जब से जन्म लेता है और जब अपनी मृत्यु तक वो पूरा समय, अपने जीवन का पूरा समय अपने वातावरण में ही व्यतीत करता है, तो सबसे ज़्यादा उसका इंटरेक्शन उसके वातावरण में मौजूद तत्वों या फिर इंसानों से ही होता है, और उसका प्रभाव सार्थक रूप से उसके व्यक्तित्व में दिखलाई देता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, कोई एक चीज़ नहीं है जिसकी वजह से हम ये कह दें कि हाँ बस इस चीज़ की वजह से इस व्यक्ति की पर्सनैलिटी ऐसी हो गई है। तो इसीलिए ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया बन जाती है जिसमें ढेर सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं, और फिर कहीं जाके एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि पहली ऐसी कौन सी चीज़ है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रभाव डालती है। देखिए, बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहला उसका इंटरेक्शन जो है अपने परिवार के साथ ही होता है। तो सबसे अधिक और सबसे पहले व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है उसके परिवार का। परिवार में आ जाता है परिवार के सदस्य एवं बालक का व्यक्तित्व। यानी कि परिवार के जैसे सदस्य होते हैं या परिवार का जैसा वातावरण होता है, वैसा ही उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर असर पड़ता है। जैसे कि अधिक स्नेह मिलने वाले बच्चे शैतान, ज़िद्दी हो जाते हैं। यानी कि जिन आपने अक्सर देखा होगा अपने आसपास के कि जो बच्चे जो माता पिता अपने बच्चों को ज़्यादा लाड़ प्यार करते हैं, उन्हें गलत बात के लिए भी नहीं डांटते टोकते हैं, किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं, तो ऐसे बच्चे ज़्यादा शैतान, ज़्यादा ज़िद्दी और पराशयी बन जाते हैं। पराशयी यानी कि जो दूसरों पर अधिक आश्रित रहते हैं, स्वयं पर निर्भरता उनकी काफ़ी कम रहती है। और यदि इसके विपरीत किसी बालक को स्नेह नहीं मिलता है तो वह अपराधी प्रकृति का होता है। वो उसमें विरोध की भावना ज़्यादा उत्पन्न होती है। वो एक टर्म यूज़ करते हैं ना अपने यहाँ कि ये बच्चा जो है ना कि बागी है। तो उस तरह की चीज़ें जो हैं वो अगर इसने ना मिले बच्चे पे तो वो चीज़ें बच्चे में डेवलप हो जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। अगला है परिवार के मुखिया का व्यक्तित्व। परिवार का जो मुखिया होता है यानी हेड ऑफ द फैमिली जो होता है, उसका चरित्र, आचरण, व्यवहार कैसा है उस बच्चे के साथ और अपने परिवारजनों के साथ। क्योंकि बच्चा जो है ना अपने परिवार के मुखिया को अपना आइडल मानता है और उसी को आइडलाइज करता है, वो उसका सबसे अधिक अनुसरण करता है, क्योंकि उसके इमेज दिमाग में वो एक इमेज बनी होती है ना कि मुझे इस बंदे जैसा बनना है, क्योंकि ये इस परिवार का मुखिया है, सबसे परिवार का शक्तिशाली सदस्य है, सारे डिसीजन ये करता है, तो मुझे भी इस जैसा बनना है। और इसीलिए वो उसके व्यवहार का सबसे ज़्यादा अनुसरण करता है। यानी कि वो अगर जैसा व्यवहार परिवार के मुखिया का होगा, जो लक्षण परिवार के मुखिया में पाए जाते होंगे, जैसी प्रवृत्तियां परिवार के मुखिया की होंगी, बालक में भी वैसी ही प्रवृत्ति डेवलप होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है स्वतंत्रता और व्यक्तित्व। यानी कि स्वतंत्रता से व्यक्तित्व किस प्रकार से जुड़ा हुआ है वो हम देखते हैं। हमने अक्सर देखते हैं कि जिन परिवारों में बच्चों को ज़्यादा आज़ादी दी जाती है वो स्वतंत्र प्रकृति के बन जाते हैं। उनका व्यक्तित्व अनियंत्रित हो सकता है यदि अगर बालक के साथ स्वतंत्रता देना चाहिए, लेकिन एक लिमिट होती है। बहुत अधिक भी आप स्वतंत्रता नहीं दे सकते और बहुत ज़्यादा दबा कर भी बालक को नहीं रख सकते। दोनों ही स्थितियों में बालक के जो व्यक्तित्व का विकास है वो अनुकूल नहीं होगा। इसीलिए यदि बालक को बहुत अधिक ही
स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है तो उसका व्यक्तित्व अनियंत्रित हो सकता है। अनियंत्रित से तात्पर्य ये है कि वो किसी भी उसमें ढल सकता है। और इसके विपरीत यदि बालक को दबा कर रखा जाए तो वो दूसरे दब्बू प्रकार का बन जाता है, दूसरों पर निर्भर रहने का आदी हो जाता है और समस्याओं का उचित निर्णय नहीं ले पाते हैं ऐसे बालक, क्योंकि उन्हें हमेशा दबके रहने की, दूसरों पर निर्भर होने की, दूसरों के फैसले अपने ऊपर थोपे जाने की प्रवृत्ति उनकी विकसित हो जाती है। इसी वजह से वो अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अगला है विघटित परिवार और बालक का व्यक्तित्व। विघटित यानी कि अगर माता पिता के बीच कलह, तनाव, द्वंद्व की स्थिति बनी रहती है, यानी कि घर का माहौल अगर ठीक ना हो, हेल्दी इन्वायरमेंट घर का नहीं है, लोगों के अक्सर झगड़े होते रहते हैं कि माँ अलग चल रही है, पिता की सोच अलग है, दोनों के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते रहते हैं, तो ऐसे इन्वायरमेंट में भी बच्चे का व्यक्तित्व सही तरीके से विकसित नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है परिवार की आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति भी बहुत अधिक महत्व रखती है व्यक्तित्व के विकास में। यदि बालक के परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत अधिक संपन्न है तो ऐसे बालक आलसी हो जाते हैं, परिश्रम करने से वे घबराते हैं और उनको छोटी समस्याएं भी बहुत बड़ी लगने लगती हैं। और यदि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा निम्न है तो बालक का व्यक्तित्व ठीक से विकसित नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहली बात तो उन्हें बेसिक नीड्स जो हैं उनकी, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी चीज़ें पूर्ण नहीं हो पाएंगी, जिसकी वजह से व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा उत्पन्न होगी। और उसके साथ ही यदि बालक के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अधिक निम्न है तो व्यक्ति में परिश्रम करने की क्षमता जो है वो अधिक विकसित होती है। बालक परिश्रमी बनते हैं, उनका बिलीफ सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। अगला देखते हैं। अगला अभी हमने तो देखा कि परिवार में कैसी कौन सी चीज़ें हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास पे प्रभाव डालती हैं। अब हम देख लेते हैं विद्यालय। विद्यालय में भी देखिए बच्चा पैदा होता है तो बड़ा होता है कम से कम 5-7 साल तक वो सिर्फ घर में ही रहता है, एटलीस्ट 3-4 साल तक तो घर में ही रहता है। फिर उसके बाद घर से बाहर निकलता है तो व्यक्ति का इंटरेक्शन होता है उसके स्कूल में। घर के बाद फिर सबसे अधिक समय अगर बालक कहीं देता है तो वो विद्यालय ही होता है। तो विद्यालय में भी ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास पर पड़ता है। उसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है अध्यापक का प्रभाव। स्कूल में टीचर का बालक के प्रति व्यवहार कैसा है, टीचर का बच्चों के बीच में कनेक्शन कैसा है, उसका प्रभाव भी बालक के व्यक्तित्व पर पड़ता है। यदि टीचर बालक का सहयोग नहीं करता है, उसकी गलतियों को ही हमेशा निकालता है, उसकी छोटी छोटी अच्छाइयों के बारे में बात नहीं करता है, तो बालक जो है वो उस शिक्षक के प्रति नकारात्मक प्रवृत्ति अपने आप में उत्पन्न कर लेता है और उसी नकारात्मक प्रवृत्ति से वो हर एक व्यक्ति को जज करने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है सहपाठियों तथा मित्रों का प्रभाव। दोस्तों का भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है व्यक्ति के व्यक्तित्व पर। दोस्त जैसे होंगे वैसे ही इंसान उनकी तरफ मतलब उनकी जो आदतें हैं वो एक दूसरे में ट्रांसफ़र होती रहती हैं। यदि मित्रों का व्यवहार भी व्यक्ति के साथ अच्छा नहीं होता है तो उसमें नकारात्मक भावना, द्वंद्व, चिंता, तनाव आदि विकसित होने लगता है, जिसके कारण उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। अगला है इसमें समूह का प्रभाव। व्यक्ति अपने करीबी 5 लोगों का एवरेज होता है, यानी कि उसके नज़दीक सबसे करीबी जो 5 लोग होते हैं उन 5 लोगों की क्वालिटीज़ को मिला के
एक व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। तो जिस प्रकार के समूह में हमारा उठना बैठना रहेगा, उनके लक्षण हम में दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तित्व पर समाज का प्रभाव। समाज जो है एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसमें बहुत ढेर सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो एक एक चीज़ को मैं नहीं बता पाऊंगा यहाँ पर, बट क्लियर कर देता हूँ। समाज में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि हमारे पड़ोसी, रिश्तेदार, और जहाँ से आप राशन लेने जाते हैं वो व्यक्ति, यानी कि समाज जो है बहुत विस्तृत क्षेत्र आ जाता है अपने आप में। तो इन सब का प्रभाव भी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ता है। व्यक्ति जैसे समाज में रहता है, उस समाज में रहने वाले लोगों के गुण उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में दिखलाई देने लगते हैं। उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए एक भारत का एग्जाम्पल। भारत का बच्चा जैसे बचपन से लेके बड़ा होगा तो वो भारतीय लोगों से ही चीज़ें सीखेगा और उनके जैसा ही बन जाएगा। लेकिन यदि हम उसी बालक को कहीं किसी विदेश भेज दें और उन लोगों के बीच में अगर वो बच्चा पले बढ़े, तो उन लोगों के गुण उसमें विकसित होने लगेंगे और उनके जैसा उनका व्यक्तित्व उस बालक का बनने लगेगा। तो यहाँ पर ही मैंने मेन चीज़ें थी जो बता दी, और इसका ये सारे PDF नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप नीचे जाके डाउनलोड कर लीजिए। और हमने एक नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जहाँ पर आप रेगुलर अपडेट्स के लिए उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।